हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश के मूल गुण, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आवेश के मूल गुण क्या हैं, आवेश क्या होता है। ठीक है, तो आवेश के मूल गुणों में पहला हमारा गुण है आवेशों की योज्यता, मतलब हम आवेशों को कैसे जोड़ सकते हैं गणितीय विधि से। ठीक है, तो आवेशों को जोड़ने के लिए हमें बीजगणित के नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है और अदिश राशियों को हम बीजगणित के नियमों से जोड़ सकते हैं। ठीक है, जबकि आप जानते हैं कि सदिश राशियों को जोड़ने के लिए वेक्टर नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, आवेशों को जोड़ने के लिए, आवेशों को जोड़ने के लिए बीजगणित के नियमों का, बीजगणित के नियमों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। अब यहाँ समझना होगा कि बीजगणित के नियम क्या होते हैं। छोटे क्लासेस में आप लोगों ने जितने भी रूल पढ़े हैं गणित के, वे सभी क्या हैं? बीजगणित के ही नियम होते हैं। जैसे प्लस को प्लस के साथ जोड़ना या प्लस को माइनस के साथ जोड़ना, ये सारे बीजगणित के नियम हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि बीजगणित के नियम क्या हैं। ठीक है, बीजगणित के नियम। ठीक, अब बीजगणित के नियमों में क्या होता है? सपोज मान लीजिए, माना +5 तथा -3 को जोड़ना है। ठीक है, +5 यानी +5 तथा -3 को जोड़ना है। तो इसे कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, तो जोड़ने के लिए आप जानते हैं प्लस का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे जब, तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा +5 और जोड़ के लिए तो जोड़ का ही चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें हम जोड़ क्या रहे हैं? -3 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -3। इसे ऐड करें तो +5 और प्लस और माइनस का गुणा आप जानते हैं कि माइनस होता है 3 होगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना? देखिए 5 धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा? +2। आप चाहे तो प्लस लिखें या ना लिखें। ठीक है, तो भी होता है। ये होता है बीजगणित का नियम। इसी तरह से अगर हम देखें, कोई हमारे पास एक निकाय है, कोई एक वस्तु है, वस्तु में तो बहुत सारे आवेश होंगे ना। एक छोटा सा वस्तु ले लीजिए, आप इसको सोचिए कि आप जानते हैं कि एक कण कितना बड़ा होता है। कण बहुत छोटा सा एक राशि है और कण में परमाणु होते हैं और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि आवेश हैं। सोचिए, जब कण इतना छोटा है तो परमाणु और भी छोटे होंगे और परमाणु से भी छोटे क्या होते हैं? आवेश होते हैं। तो ये बहुत छोटी सी राशि है। आप एक कोई छोटा सा पदार्थ ले लीजिए,
जिसे आप एक सिस्टम कह सकते हैं निकाय। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई गोलाकार वस्तु है, गेंद है, बॉल है, कुछ भी है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास Q1, Q2, Q3 कुछ चार्ज हैं, Q4 भी हो सकता है, बहुत सारे चार्ज होंगे, पर हम यहाँ पर कुछ आवेश ले रहे हैं। ठीक है, और इन आवेशों के मान, मान लीजिए Q1 का मान है +5, ठीक है, +5 कूलाम, और Q2 का मान है -3 कूलाम, और इसी तरह से हम मान लें कि Q3 का जो मान है वो +6 कूलाम है। ठीक है, तो इस निकाय में कुल कितने आवेश की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5, 3, 8 और 6, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 आवेश हो जाएंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, अट्रैक्ट करेंगे। अब जानते हैं कि समान आवेशों में आकर्षण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं निकाय। क्या आप निकाय को समझते हैं? निकाय का मतलब एक सिस्टम होता है, जैसे कि यह एक वस्तु है, इसमें बहुत सारे चार्ज होंगे, तो उन चार्ज का एक क्या है, यह निकाय है, सिस्टम है। ठीक है, तो पूरे सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, एक निकाय कहते हैं। इस निकाय में कई वस्तुएं भी लगी हो सकती हैं, जैसे कि इसका निब है, इसमें इंक डाला गया है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक निकाय बनाती हैं। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे साइकिल में पहिया है, हैंडल है, चैन है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा निकाय। तो निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा? आवेश अगर एक ही में है तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा Q1 + Q2 + Q3 हो जाएगा। ठीक है, और सबके वैल्यूज रखते हैं। Q1 का मान है +5, प्लस Q2 का मान कितना है, -3 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर Q3 का मान कितना है, 6। एक प्लस और आएगा, लेकिन प्लस प्लस मिलकर प्लस ही होगा, तो हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। इसे एक बार और लिखें, +5 माइनस, ये माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा 3, और उसके बाद +6। देखिए पहले प्लस को एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, धन धन में जुड़ता है और माइनस घटा लिया जाता है, माइनस हो तो माइनस में जुड़ जाएगा। यहाँ 6 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस का 11 और -3, और इसमें से हम क्या करें, 6, 5, 11 हो गया है, 3 हम क्या करें, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 कूलाम इसमें टोटल चार्ज होंगे। ठीक है, इन आवेशों के हिसाब से अगर इसमें हम और आवेश लेते हैं तो मान कुछ और भी आएंगे। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हैं कि किसी भी सामान्य अवस्था में किसी भी पदार्थ में क्या होते हैं, धन और ऋण आवेश क्या होता है, समान होते हैं परमाणुओं में। तो परमाणु समान अगर उदासीन अवस्था में है तो वह कण भी क्या होगा, उदासीन अवस्था में ही होगा। तो इतना आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम इसके एक और टॉपिक की बात करेंगे यहीं पर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात और कर लें, हम एक छोटा सा परिभाषा लें, बिंदु आवेश। क्या, बिंदु आवेश। इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, बिंदु आवेश, इंग्लिश में आप इसे पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक, तो बिंदु आवेश क्या होता है, आप 11th क्लास में बिंदु वस्तु का नाम सुने होंगे। ठीक है, और टीचर ने आपको बताया भी होगा। तो जिस तरह से बिंदु वस्तु होता है, ठीक उसी तरह से क्या होगा, बिंदु आवेश भी होंगे। देखिए कोई भी आवेश बिंदु आवेश माना जा सकता है
यदि उन दोनों आवेशों के या दोनों आवेशों के निकाय के बीच की दूरी उन निकाय या उस वस्तु के तुलना में बहुत दूरी पर रखे हों तो उन्हें हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, मान लीजिए ये Q1 है और एक दूसरा हमारा चार्ज है Q2, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर हैं, मतलब इनके आकार के अपेक्षा इनकी जो दूरी है वो ये मान लीजिए r डिस्टेंस पर हैं। ये दोनों आवेश एक दूसरे से अपने आकार की अपेक्षा बहुत दूरी पर हैं, तो इन्हें हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये आवेश गोलाकार ही हों, ठीक है, ये नहीं ज़रूरी है कि दोनों गोलाकार हों। आवेश की जो शेप हो सकती है वो किसी भी तरह की हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, घनाभ के आकार का भी हो सकता है, त्रिभुज और शंकु किसी भी आकार का हो सकता है। क्या आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर दो चार्ज यदि एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों, क्या आवश्यक है कि उनके जो शेप है वो समान होनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। एक आवेश किसी भी आकार का हो सकता है, दूसरा आवेश भी किसी आकार का हो सकता है, बस इनमें डिस्टेंस देखनी है। यदि आप बिंदु आवेश को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सोच कर देखिए, एक क्रिकेट का मैदान है, ठीक है, क्रिकेट का मैदान बहुत बड़ा होता है, उसमें अगर हम गेंद को देखें, एक गेंद उस मैदान की अपेक्षा क्या है, बहुत छोटा होता है, तो गेंद एकदम बिंदु के समान तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसे हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु मान सकते हैं। ठीक इसी तरह आवेशों में भी होता है, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी की अपेक्षा यदि इन आवेशों के आकार बहुत छोटे हों तो इसे हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और बिंदु आवेश की एक खास बात ये होती है कि जब वह बिंदु आवेश के रूप में होगा, सपोज मान लीजिए एक हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए ये शंकु के आकार का है और दूसरा चार्ज हमारा, ठीक है, आयत के आकार का है, या मान लीजिए इस तरह से है, किसी छड़ के रूप में है, ठीक, बेलन के आकार का भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो होगा क्या, इन दोनों के जो आवेश होंगे, यदि ये बिंदु आवेश हैं तब जब इनकी दूरी होगी, तो बिंदु आवेश के समस्त जो आवेश होंगे उनके सेंटर पर माने जाते हैं। कहाँ पर माने जाते हैं? सेंटर मतलब केंद्र पर, सबसे बीच में माना जाएगा, और हम हमेशा दूरियां इन केंद्रों के बीच में ही लेंगे। तो इस टॉपिक को हम इस तरह से कवर कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत आवेश का संरक्षण, कन्वर्सेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें हमें समझना है कि वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या है। आप संरक्षण से संबंधित बहुत सारे नियम पढ़े होंगे, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ये सारे रूल्स पढ़े होंगे। तो इसमें आप लोगों ने एक बात ध्यान दिया होगा कि संरक्षण का मतलब होता है नियत रहना, इसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक इसी तरह से वैद्युत आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है, यह बदलता नहीं है। जैसे पूरे विश्व में जितने चार्ज होंगे, सपोज मान लो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इस विश्व में 100 चार्ज हैं, मतलब 100 आवेश हैं। वैसे तो आवेशों की गिनती की ही नहीं जा सकती है, फिर भी अगर मान लें इस विश्व में जितने आवेश होंगे उन आवेशों का मान ना तो हम कम कर सकते हैं, ना ही उसमें हम बढ़ा सकते हैं। बस यह केवल एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसा कि आप कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़े थे तो क्या था,
कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आवेश, अगर फिर हम कांच की छड़ को रेशम के साथ ऐड कर दें, जोड़ दें, एक साथ कर दें, तो फिर से जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, फिर से उदासीन हो जाएगा। चार्ज केवल एक से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र होंगे, यह बदलेंगे नहीं। आप आइंस्टीन का एक समीकरण पढ़े होंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम E बराबर mc², यानी विश्व की जो कुल ऊर्जा है वो नियत है, यह केवल एक से दूसरे में परिवर्तित होती है, इसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसे हम थोड़ा सा नोट्स भी कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं आप। देखिए, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आवेश यानी कुल आवेश संरक्षित, और संरक्षित का अर्थ क्या होगा, नियत, मतलब निश्चित है, बदलेगा नहीं। संरक्षित यानी नियत रहता है, यह बदलता नहीं है। यह का मतलब क्या है, आवेश, यह बदलता नहीं है। आवेश केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं। इन्हें हम समाप्त नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। ठीक है, चार्ज को हम पकड़ के उसे जला नहीं सकते, जलाएंगे तो फिर से वो चार्ज बन जाएगा अगले में। ठीक है, तो इस तरह से करना है। और यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था कि कांच की छड़ थी, मान लीजिए कांच की छड़ में ढेर सारे आवेश हैं, और जब हम इसे रेशम के कपड़े से, ठीक है, रेशम के कपड़े से, आप जानते हैं, मान लीजिए रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा है, और ये हमारा क्या है, कांच की छड़ है, कांच की छड़ है। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, मतलब स्थानांतरित होते हैं। क्या स्थानांतरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या स्थानांतरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो 4 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निगेटिव होंगे ना, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निगेटिव हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, ठीक उतने ही चार्ज यहाँ पर बढ़ जाते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ धनात्मक हो जाता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं वह ऋणावेशित हो जाता है। तो इस तरह से इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक बात और समझ लेना ज़रूरी है, आप नोट्स में इसे बना लीजिए। वैसे ये टॉपिक है नहीं आप लोगों में, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट्स कर लीजिएगा, आप नोट में लिख लीजिए। नोट में ये चीज़ आप ऐसे न लिखिए, नोट में लिखिए आवेशों पर गति का
प्रभाव, आवेशों पर गति का प्रभाव। तो देखिए सिंपल सी बात है, आवेशों पर गति का कोई प्रभाव नहीं होता है, एक लाइन में आप समझ सकते हैं। लेकिन आप फर्स्ट ईयर क्लास में एक चीज़ पढ़े होंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि वस्तु गतिमान है तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो उसके विराम द्रव्यमान से कुछ क्या होगा, अधिक होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, उसे हम अभी आप लोगों को बता देंगे। पहले ये समझ लीजिए, यदि कोई वस्तु विराम में है तो उसका जितना द्रव्यमान है गति के दौरान उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे जैसे गति बढ़ेगी वैसे वैसे उसके द्रव्यमान में धीरे धीरे वृद्धि भी होती जाएगी। लेकिन आवेशों पर ऐसा कुछ नहीं होता है, आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे, अगर हम कहें हमारे अंदर चार्ज तो है ही, मतलब आवेश है ना, हर वस्तु में आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन सभी में होता है। तो क्या होता है इसमें, अगर हम दौड़ रहे हैं, मान लीजिए विराम में है तो हमारे पास मान लीजिए जितने चार्ज हैं उतने हैं। अगर हम दौड़ने लगे तो क्या चार्ज हमारा बढ़ने लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हमारे अंदर और भी चार्ज आ जाएं, यानी आवेश आ जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो आवेशों पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, आवेशों पर गति का प्रभाव नहीं होता है, अर्थात आवेश की मात्रा ना तो आवेश की मात्रा पर लिख लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु यहाँ पर नहीं पड़ता है, परंतु एक टॉपिक आप यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। हमने बताया, ये आप समझ लीजिएगा, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वस्तु का द्रव्यमान उसके वस्तु का द्रव्यमान m उसके विराम द्रव्यमान अब विराम द्रव्यमान को m0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। विराम द्रव्यमान से अधिक होता है तो वस्तु का द्रव्यमान उसके विराम द्रव्यमान से अधिक होता है इसके लिए एक सूत्र भी होता है, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। m क्या है? गति का द्रव्यमान है
और गति के दौरान कितना द्रव्यमान होगा, इसके लिए फार्मूला है m0/√1 माइनस v² ठीक है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे। देखिए m क्या है, यहाँ पर m क्या है, गति का द्रव्यमान है और गति का द्रव्यमान ही हमें निकालना होगा। ये विराम द्रव्यमान है, ये क्या है, वेग है, और c क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टॉपिक को भी समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो इसमें हम समझेंगे कि क्वांटमीकरण क्या होगा आवेशों का। इसे शुरू करने से पहले हम थोड़े से और बातों पर चर्चा कर लेंगे। देखिए, क्वांटमीकरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो क्वांटम शब्द से हुई है, और ये क्वांटम शब्द का उपयोग सबसे पहले मैक्स प्लांक ने किया था, और मैक्स प्लांक ने इसे प्रकाश के संबंध में बताया था। मैक्स प्लांक ने बताया था कि जो प्रकाश की किरणें हैं ये सतत नहीं होती हैं, लगातार नहीं होती हैं, यह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में होती हैं, और प्रत्येक पैकेट को एक फोटान कहते हैं या एक क्वांटम कहते हैं। और इसी के संबंध में, और प्रत्येक क्वांटम यानी प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो h होती है। इस सिद्धांत को मैक्स प्लांक ने दिया था। हालांकि इस टॉपिक पर हम इंटरमीडिएट क्लास में ही, जब हम आप लोगों को ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें अधिक से अधिक चर्चा करेंगे डिटेल में। पहले यहाँ पर समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं हम क्वांटमीकरण। हालांकि इस टॉपिक को हम आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बैक डिटेल को थोड़ा सा हम आपको नोट्स करवा दे रहे हैं। क्वांटमीकरण शब्द की उत्पत्ति क्वांटम शब्द से हुई है। इसे यहाँ पर ऐसे लिख लें, मैक्स प्लांक ने क्वांटम शब्द का प्रयोग प्रकाश की ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के लिए किया था। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी बातें थी इसके पहले, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि क्वांटमीकरण क्या होता है। इस बात को हम समझा रहे थे। अब हम समझेंगे कि वैद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है, इस सिद्धांत में क्या समझना है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार डायरेक्टली आप ये चीज़ें समझ सकते हैं केवल, और आप केवल इतना भी लिख देंगे तो भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वांटमीकरण से क्या अर्थ होगा, इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियम के अनुसार भी कह सकते हैं, इस सिद्धांत
के अनुसार आवेश सतत रूप में ना होकर सतत रूप में ना होकर एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, एक पूर्ण गुणज होता है। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। अब यहाँ पर बात आती है कि ये मूल आवेश स्तर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये समझना है कि मूल आवेश क्या होता है। ठीक है, तो मूल आवेश को समझने के लिए आप लोगों ने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, मिलिकन ने एक प्रयोग किया था तेल विद्युतीय नियम से। ठीक है, तो आप लोगों ने मिलिकन का तेल विद्युत नियम का प्रयोग पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो फिर भी हम बता रहे हैं, जिसे हम ऑयल ड्रॉप्स लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं मिलिकन के तेल विद्युत संबंधी प्रयोग। ठीक है, तो तेल विद्युत संबंधी प्रयोग, तो इस प्रयोग के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रयोग के अनुसार जब मिलिकन ने तेल विद्युत संबंधी प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि किसी भी पदार्थ पर जो आवेशों की मात्रा है वो थोड़ी थोड़ी संचित हो जाती है। ठीक है, कहीं कहीं पर। तो उन्होंने कुछ आंकड़े देखे, जैसा कि उन्होंने कहीं कहीं पर देखा कि जो आवेशों की मात्रा थी वो कहीं पर तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश थे, तो कहीं पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम था। देखिए, मूल आवेश मतलब बिंदु के रूप में उन्होंने रखा, तो कहीं कहीं पर आवेशों की मात्रा इतनी हो गई, कहीं पर इतनी थी, तो कहीं पर 4.8 × 10⁻⁻19 था और कहीं पर 8.0 × 10⁻⁻19 कूलाम था। तो इस तरह से उन्होंने ढेर सारे आंकड़े देखे। फिर उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर मूल आवेश क्या होगा, जो सबसे मूल है, कम से कम आवेश कितना होगा, ये उन्हें नहीं समझ में आया। लेकिन उन्होंने जब ध्यान दिया तो उन्होंने देखा कि एक इस नंबर को देखा, तो यह नंबर जो है, यह नंबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये जो नंबर है यह सबसे छोटा नंबर है। बाकी के ये सारे नंबर जो हैं ये इसके क्या हैं, गुणज हैं। देखिए 16 दूना 32 होगा, 16 तियाँ 48, 16 पचे 80, इस प्रकार से इसी अंक के क्या हैं, ये गुणज हैं। तो उन्होंने समझा कि मूल आवेश इससे छोटा नहीं हो रहा है, इसलिए इसी को ही क्या माना जाएगा, मूल आवेश। तो यहाँ पर उन्होंने, यदि हम यहाँ पर E मान लें, इसे E बराबर लिखें कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम मान लें, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आवेश की जो मात्रा होगी वो इसे हम लिख सकते हैं Q बराबर, अगर इसे लिखते हैं तो 1 × हम E लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका मान निकालें तो आवेश Q बराबर क्या होगा, 2 × E हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से
Q बराबर हम 3 गुणे E भी कर सकते हैं इस तरह से। और आगे अगर हम देखें, इन्हीं नियमों को आगे बढ़ाएं, तो हम इसे लिख सकते हैं कि Q बराबर, एक फार्मूला हमारे पास बन सकता है, 1 2 3 ये क्या है, नंबर है, और नंबर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से, और इस E को इसके साथ गुणा कर देंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू E हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो आवेश हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा बराबर होती है, केवल प्लस माइनस का अंतर होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, प्लस माइनस भी लिख लेंगे। अतः आवेश की मात्रा अगर निकालनी हो तो Q बराबर हम n इंटू E लिख सकते हैं। तो इतना आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ, या जहाँ पर n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से पूर्णांक होंगे। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि एक मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और करेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 कूलाम आवेश की परिभाषा दीजिए, तो इस बात को समझ लेते हैं हम। 1 कूलाम की परिभाषा केवल लिखते हैं, कूलाम, या 1 कूलाम कितना होता है। ठीक है, 1 कूलाम की परिभाषा, इस बात को समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ कूलाम। ठीक है, कूलाम का नाम बहुत आप लोग सुन रहे हैं, घबराइए नहीं। इसी चैप्टर में कूलाम नामक साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम के नियम का हम प्रयोग करेंगे। अभी तो केवल कूलाम आवेश का एक मात्रक है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, पहले यहाँ पर इसे समझते हैं। ठीक है, कूलाम की परिभाषा, इसके लिए आप लोग 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़े होंगे। चूँकि आप जानते हैं, चूँकि Q बराबर होता है I इंटू टी। I इंटू क्या होता है, T, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। I बराबर Q अपॉन T होता है, आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इतना। Q क्या है, आवेश है, और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। ठीक है, क्या होता है, कूलाम होता है। और कूलाम, और I क्या है, धारा है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और T क्या है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि कूलाम, यानी यहाँ पर अगर 1 लिख लें तो 1 कूलाम आवेश बराबर होता है 1 एम्पियर, और 1 सेकंड भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 कूलाम आवेश 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, अतः हम यहाँ पर परिभाषा अगर दें तो हम कह सकते हैं, अतः 1 कूलाम, या आप ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखें, अतः किसी परिपथ में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो परिपथ में आवेश की मात्रा 1 कूलाम
होगी। तो इस तरह से हम 1 कूलाम की परिभाषा भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। काफ़ी आसान है, इतने में ही आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। ठीक है, परिभाषा तो आप बना ही सकते हैं। हमने कुछ वीडियोस में आप लोगों को परिभाषा बनाने के भी नियम बताए हैं। आप चाहें तो अगर मेरे सभी वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आप उसमें से जान सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक टॉपिक और छोटा सा करेंगे कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझते हैं। पहले यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। आप इतना नोट कर चुके होंगे। ठीक है, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पर बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इतना होता है। अगर मैं यहाँ पर 1 का गुणा कर दूँ, क्या करूँ, 1 का गुणा कर दूँ, तो यहाँ पर आप इसे इतने अंक को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 1 बटा ये क्या होगा, गुणा कर रहा है तो भाग हो जाएगा। यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 बराबर, यहाँ पर हम 1 का गुणा तो कर ही सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 कूलाम। अब 1 कूलाम में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा है, इस तरह से लिखते आएंगे। ठीक है, ये चीज़ तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पर 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन का मान निकाल सकते हैं, इसे सॉल्व करके। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजिली बताऊँगा। आप चाहें तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये माइनस है, 10⁻⁻19 है, माइनस में है घात, अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 गुणे ये ऊपर गया तो 10 के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा, और अपान में क्या बचेगा, 1.6 बचेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, ये 1 कूलाम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि दशमलव एक स्थान से हटा दीजिए तो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। साथ में इसमें से जो एक 10 घात है, 1 10 है, अगर इसमें गुणा कर दें तो 1 घात घट जाएगी। तो यहाँ पर एक तो दशमलव हटाने वाला 0 बढ़ा लिया मैंने, और एक यहाँ से घात कम कर लिया तो 1 0 और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसे हम इतना यहाँ लिख सकते हैं 18। ये भाई 19 से 1 कम हो गया तो 18 हो गया, और 1 दशमलव हटा दिए तो 1 0 और बढ़ गया, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और ये ई हो गया बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 कूलाम। अब देखिए 16 का इसमें भाग दीजिए तो 16 छक्का 96। ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, तो दशमलव लगाइए, 40 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक, फिर 8 बचेगा तो 0 बढ़ाएंगे तो 80 हो जाएगा, तो 16 × 5 = 80, और गुणे 10 के पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम में। तो इस तरह से हम अपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा करते हैं। अगले वीडियो में हम कूलाम के नियम को लेकर आएंगे, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। आपको उस टॉपिक पर बहुत ही मज़ा आएगा और काफ़ी फील भी आएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए, अगले वीडियो को हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।